हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सब ने मुझे मेरी लास्ट 2 वीडियोस में इतना प्यार दिया है और आपके इतने सारे बेस्ट विशेस मुझे मिले हैं। आपके सारे कमेंट्स में मैंने पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सिर्फ़ और सिर्फ आपके उसी लव एंड सपोर्ट से मोटिवेट होके अब मैं आगे की जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे कैसे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा गया, उसमें मेरी क्या जर्नी रही, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, मेरे क्या सिम्टम्स थे, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। 2023 में नवंबर में मुझे सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। उसमें मेरी जो राइट ट्यूब थी वो रिमूव हो चुकी थी। उसके बाद फिर 2024 में मई या जून में मैंने कंसीव किया। उसके अंदर मुझे ये तो पता चल गया था कि जो मेरी प्रेगनेंसी है वो इंट्रा यूट्रीन प्रेगनेंसी है, यूट्रस के अंदर है। एक्टोपिक वगैरह का कोई डर नहीं था मुझे। हालांकि जब मैंने, क्योंकि वो बहुत ही अर्ली स्टेज में मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया था, तो उसमें अभी तक हार्ट बीट आई नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला था डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी आप जाके रेस्ट करो, हम 2 वीक्स के बाद रिपीट करेंगे तो तब तक हार्ट बीट आ जाएगी। और कभी कभी किसी किसी में लेट भी आती है। फिर 2 वीक्स के बाद मैं फिर गई, फिर मैंने चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें भी हार्ट बीट नहीं आई हुई थी। फिर मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी, बट स्टिल डॉक्टर पता नहीं क्यों बोल रही थी कि नहीं, किसी की 8th वीक में भी आ जाती है, 9th वीक में भी आ जाती है। तो आई जस्ट हैव टू गो बाय वॉट एवर डॉक्टर सेज। तो फिर मैं और वेट कर रही थी। मीनवाइल मेरी डॉक्टर भी बाहर चली गई थी, तो शी वांटेड मी टू वेट फॉर हर। तो कैसे कैसे करके मैंने वो टाइम बहुत स्ट्रेस में निकाला। बट अल्टीमेटली जब मैंने 3rd या 4th अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें भी हार्ट बीट भी नहीं थी, फीटल पोल और योक सैक कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एम्प्टी जी सैक था उसके अंदर। तब मुझे पहली बार पता चला कि ब्लाइटेड ओवम या फिर एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी कुछ होता है। उससे पहले मुझे नहीं पता। तो अगेन वो सुनने के बाद हम बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए। तो डॉक्टर ने बोला कि उस मतलब बेबी फॉर्म ही नहीं हुआ है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी की वजह से ये होता है और इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसको हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा वो कैसे होगा। तो आई थॉट कि कुछ मेडिसिन अबॉर्शन वाली मेडिसिन होती है वो खा के हो जाएगा। बट देन फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस टाइम मेडिसिन से नहीं हो पाएगा, हमें आपका छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड डीएनसी। डीएनसी इज़ बेसिकली एन अबॉर्शन। वो अंदर से पूरे यूट्रस की क्लीनिंग होती है एनेस्थीसिया देने के बाद। तो फिर से पहले हम लेट हो गए थे, तो उसकी वजह से ट्यूब रिमूव करनी पड़ी। उसमें भी हम मेडिसिन से टर्मिनेट नहीं कर पाए। और इस बार भी पता चलने के बाद भी वेट करो करते करते इसमें भी हम लेट हो गए। तो इसमें भी मेडिसिन से नहीं हो पाया और मुझे डीएनसी करानी पड़ी। तो जुलाई में मेरी डीएनसी हुई थी। वो उसमें कुछ नहीं होता, सेम डे जाके मैं अर्ली मॉर्निंग जाके एडमिट हो गई थी और डॉक्टर आई और मेरा प्रोसीजर हो गया। बहुत छोटा सा एक प्रोसीजर होता है, बट एनेस्थीसिया देकर ही करते हैं। वो प्रोसीजर हो गया। दिन भर मैं हॉस्पिटल में ही रही, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे बस। और शाम को डिस्चार्ज लेके मैं घर आ गई थी। और उसमें एक दिन रेस्ट करके नेक्स्ट डे से आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हो, ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जा सकते हो, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला था और वही मैंने भी किया। चलो वो भी हो गया जुलाई में। तो जब ये भी हमारे साथ ऐसे फिर से हो गया, तो फिर हम दोनों मतलब इतने ज़्यादा वो हो गए थे कि होपलेस हो गए थे इस चीज़ को लेके। तो और हम चिढ़ गए थे एक्चुअल में। मेन बात ये थी कि हम बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। तो हमने फिर डिसाइड किया कि अब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम इसके बारे में कोई प्लान नहीं करेंगे। जो होगा, जो भगवान की मर्ज़ी होगी, हमें वो मंजूर है। हमारी किस्मत में भगवान ने लिखा होगा तो इट इज़ एक्सेप्टेड, नहीं लिखा होगा तो इट्स ओके, इट्स जस्ट बोथ ऑफ अस फॉर ईच अदर। तो कहीं कहीं ये वाली एक फीलिंग सी आने लग गई थी। तो फिर जैसे ये सब
चीज़ों में हम इतना ज़्यादा लग गए थे और घुस गए थे कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल ख़त्म ही, ऑलमोस्ट हमारी पर्सनल लाइफ ख़त्म ही हो गई थी। वरना हम ना तो हम अपने जॉब पे ध्यान दे पाते थे, ना हम अपने जो हमारे यूट्यूब इंस्टाग्राम का करियर जो हमने स्टार्ट करा था, हमने बहुत कुछ प्लान करा था, वो सब उस सब पे एक ब्रेक लग गया था। तो फिर और सबसे बड़ी चीज़ कि हम दोनों को ट्रैवल का कीड़ा है, हमें बहुत पसंद है घूमना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, वो हमारा रुक गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो हमने सोचा कि लेट्स नॉट स्टॉप आवर लाइफ, ये चीज़ें हम फिर से रिज्यूम करते हैं और अपनी वो वाली लाइफ में वापस चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जो होगा, अभी इसके बारे में हमें नहीं सोचना कुछ भी। हमने प्रॉमिस किया एक दूसरे को कि हम इस बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे भी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे और अब हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। तो यही डिसीजन लेने के बाद हमने फिर सितंबर में मेरा बर्थडे था, तो हमने मेरे बर्थडे का एक ट्रिप प्लान किया स्पीति वैली के लिए। तो वहाँ हम पहले भी गए हुए थे, बट इस बार फिर से हमें जाना था अपनी गाड़ी से। और वी ऑलवेज़ ट्राई टू मेक आवर बर्थडे स्पेशल, एंड बर्थडे ट्रिप्स बनाने की हम हमेशा कोशिश करते हैं, बिकॉज़ वो एक ऐसा गिफ्ट है जो हम एक दूसरे को जब अपने बर्थडेज पे देंगे तो हमारी लाइफ टाइम का गिफ्ट होगा। मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास आप देते हो, वो कुछ टाइम आपके पास रहती है, उसके बाद शायद नहीं भी रहेगी, चली जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बट ये जो मेमोरीज़ हैं ये आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो वही हमने डिसाइड किया कि मेरा बर्थडे ट्रिप प्लान किया, हम स्पीति वैली गए। तो जिस दिन मेरा बर्थडे था 16 सितंबर, उस दिन टेक्निकली उसी दिन मेरे पीरियड्स की ड्यू डेट थी। तो जो कि मुझे नॉर्मली पता थी, याद थी, बट कहीं से कहीं तक मेरे माइंड में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्या अभी भी हो सकता है क्या, बिकॉज़ मैंने उस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बट हम वहाँ गए, हम बहुत घूमे। वो एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन वाली जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, बहुत हाइट में है वो, बहुत हाइट वाले पहाड़ों पे है वो, लाहौल एंड स्पीति। भाई एक चीज ध्यान रखना, डायमॉक्स लेके आना अगर आपको हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम होती है, और ऑक्सीजन वाली दवाई भी, ऑक्सीजन की दवाई लेके आना। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो लेके आना, क्योंकि बहुत ऊपर है, दिक्कत हो जाएगी और हमको भी थोड़ा ऐसा हो गया। वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऑक्सीजन की, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो ऑफ रोडिंग है, ऐसी चीज़ें एक्सट्रीम है। तो वहाँ हम गए, और जब 16 को जिस दिन मेरा बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे, ये एक्चुअली हैप्पी बर्थडे ट्रिप था हमारा। ये काजा की मेन लोकेशन और ये पहाड़ था। उस दिन हम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरा दिन बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को एकदम से याद आया कि अभी तक मतलब मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। तो फिर मेरे को लगा कि अरे छोड़ना, लेट्स एंजॉय माय ट्रिप। नहीं आए तो नहीं आए, क्योंकि मेरे तो चलते रहते हैं रेगुलर इरेगुलर, कभी हो गए रेगुलर, कभी नहीं हुए, तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। और हम बिल्कुल अपने एंजॉयमेंट में लगे रहे, बिकॉज़ हम टेक्निकली तो हम प्लान ही नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ही हुआ, मेरा बर्थडे हो गया। 16 को वापस दिल्ली आ रहे थे, तो ऑन द वे हम चितकुल वगैरह भी हो के आए, और मैंने वहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत उछल कूद और पेड़ों से सेब तोड़ना, डांस करना, ये सब कुछ बहुत किया। ठीक है, करने के बाद हम 20 सितंबर को घर पहुँचे, और जिस दिन हम घर पहुँचे उस दिन ऑलमोस्ट 5-6 डेज़ ऊपर हो गए थे मेरे पीरियड्स के। बट ऑनेस्टली मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं कुछ, मैंने कहा अपने आप हो जाएंगे तो हो जाएंगे, आई विल नॉट डू एनीथिंग, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये करते करते एक हफ़्ता और निकल गया, 1 वीक और निकल गया। सो टेक्निकली मेरे पीरियड्स को ड्यू हुए 14-15 डेज़ हो गए थे ऑलरेडी। तो पता नहीं क्यों एक दिन सडनली मेरे माइंड में आया कि क्या मुझे एक बार प्रेगनेंसी किट से चेक करना चाहिए क्या। होता है ना कि अल्टीमेटली तो हमारे मन में तो कुछ चल रहा था, हम अपने दिमाग को समझा सकते, लेकिन हम अपने मन को नहीं समझा सकते, अपने दिल को नहीं समझा सकते, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैंने डिनर करके हम बैठे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्या हमें एक बार चेक करना चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू, ही वॉज वेटिंग फॉर दैट, ही इमीजिएटली वेंट ऑफ, और वो जाके जल्दी से किट लेकर आए और बोले कि हाँ चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो
मैं वो किट लेके चेक करने गई, बिल्कुल नॉर्मल, माइंड में कुछ भी नहीं था, कोई पॉजिटिव थॉट नहीं, कोई नेगेटिव, मैं बिल्कुल न्यूट्रल थी, मैं ब्लैंक थी। मैं जाके चेक करके आई और जब मैं वो लेकर आई तो उसमें मैंने देखा कि 2 रेड लाइंस थी, डार्क, बहुत ही डार्क। लाइक मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी डार्क लाइंस देखी थी। इससे पहले जितनी बार भी मुझे कंसीव हुआ था सब में बहुत फेडेड लाइन, बिल्कुल हमें ढूंढनी पड़ती थी लाइन, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं और तुरंत से आ गई थी इसमें लाइन। तो मैंने ये दिखाया अपने हस्बैंड को और ये है मेरा वो वाला किट, इसको मैंने संभाल के रखा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सी कितनी डार्क लाइन है ये। और इससे पहले कि मैं अपने लास्ट 2 इयर्स की, मेरे पास मैंने बहुत सारे प्रेगनेंसी टेस्ट में चेक करा था और वो आप ये देख के ना मैं थोड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आया कि यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने फिर से एक और किट से चेक किया कि क्या पता मतलब मेरा मन मान नहीं रहा था, मुझे लगा कि शायद ये इनवैलिड तो नहीं है किट, या ख़राब तो नहीं है, या कुछ कहते हैं ना कि अपनी किस्मत पे भी कभी कभी बंदे को भरोसा नहीं होता। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर से चेक किया और वो भी बिल्कुल सेम, देखो बिल्कुल सेम, दोनों में डार्क रेड लाइंस आई। तो इसके बाद फिर आई वॉज लाइक ओके लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस। उसी दिन मॉर्निंग में जिस दिन मैंने ये सेकंड किट चेक करी, मैंने फटाफट से जाके अपना बीटा HCG का ब्लड टेस्ट कराया और उसके जो मेरे यूनिट्स आए वो दैट वाज इन द पॉजिटिव रेंज। उसके बाद फिर मैंने 48 आवर्स के बाद मैंने वो बीटा HCG का अपना टेस्ट रिपीट करा। वो देख के मतलब मेरी उम्मीद थोड़ी धीरे बढ़ रही थी। उसमें मैंने देखा कि मेरे जो यूनिट्स थे वो ट्रिपल हो चुके थे फर्स्ट वाले से, 48 आवर्स के पहले वाले टेस्ट से। तो फिर उसके बाद उसी दिन हम वो रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गए, मैंने उनको वो रिपोर्ट्स दिखाई अपनी। तो डॉक्टर ने बोला कि ओके अभी तक ये सब चीज़ें देख के तो यू हैव अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी, बट उनको पता था मेरा, तब तक मैंने अपनी डॉक्टर भी चेंज कर ली थी। इस बार मैं 3rd डॉक्टर को दिखा रही थी, बट उन डॉक्टर ने मेरी DNC करी थी तो उनको मेरी हिस्ट्री पता थी, उन्हीं को ही अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि लेट्स डू अ TVS, तुम्हारा फर्स्ट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। वहीं पे मैंने जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराया। तो जैसे ही मैंने अपना अल्ट्रासाउंड देखा आई वॉज़ लाइक ओ माई गॉड, मैंने अपने बेबी की हार्ट बीट सुनी। उसके अंदर बेबी की हार्ट बीट भी आ चुकी थी। जो प्रेगनेंसी थी दैट वाज अ पॉजिटिव एंड सेफ प्रेगनेंसी। इंट्रा यूटरिन प्रेगनेंसी थी, यूट्रस के बाहर कहीं नहीं, यूट्रस के अंदर थी। योक सैक, फीटल पोल, हार्ट बीट सब कुछ आ चुका था। तो वो सब देखने के बाद फिर आई वॉज़ लाइक थोड़ा सा ओके, मी एंड माई हस्बैंड बोथ। उन्होंने मुझे फिर कंफर्म किया कि हाँ ठीक है, यू हैव अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी। उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट्स प्रेस्क्राइब किए, उसके साथ एक इकोस्प्रिन भी प्रेस्क्राइब करी और उन्होंने बताया कि जिनकी एनेम्ब्रियोनिक का हिस्ट्री होती है उनको ब्लड थिनर इकोस्प्रिन प्रेस्क्राइब ज़रूर करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, सो दैट ब्लड एंड ऑक्सीजन रीचेस टू द यूट्रस, आराम से उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करी, प्रोजेस्टेरोन और ये। और मैं अपने आप को भी खुद बोलती थी कि टेंशन मत ले, इस बार अच्छा होगा, इस बार सब अच्छा होगा, इस बार सब अच्छा होगा। ऐसे मुझे पता चला कि मैंने कैसे सक्सेसफुली एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी कंसीव करी। हमें फिर लगने लगा कि अच्छा, जब हम स्पीति में थे उस टाइम पे मैं फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट थी। इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी इतना कुछ हुआ, और अभी हम बिल्कुल केयरलेस होके कैसी जगह पे गए थे और क्या क्या हमने वहाँ पे नहीं किया, उछल कूद ये वो सब देख के हम थोड़ा सा डरते भी थे, हैरान भी होते थे। बट देन फिर मैंने बाबा जी को बहुत बहुत थैंक यू किया कि अगर आपका हाथ मेरे सर पे है तो फिर और कुछ ख़राब नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैंने अपनी 3 मंथ्स तक, जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, उसमें मैंने अपनी केयर कैसे करी, मैंने क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड ऑन करी अपनी लाइफस्टाइल में, क्या क्या चीज़ें कट डाउन कर दी। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल टाइप हो गई। सबसे पहले तो मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। 3 मंथ्स तक मैंने
कसम खा ली कि सिर्फ अगर जब डॉक्टर के पास जाना होगा तो मैं निकलूँगी, वरना मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊँगी 3 मंथ्स तक, क्योंकि मन के अंदर इतना ज़्यादा कुछ आ गया था। तो मुझे लगा कि अब मैं जस्ट टू सी दिस बेबी आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने सब घूमना फिरना सब छोड़ दिया, घर बाहर का खाना छोड़ दिया, घर का साफ़ सुथरा और फ्रेश बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ खाना मैं खाती थी। मैंने अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखा, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करी, क्योंकि जब मैं डॉक्टर से फ़र्स्ट टाइम मिल के आ रही थी तो उन्होंने मुझे डाइटिशियन को भी रेकमेंड किया था और फिज़ियोथेरेपिस्ट को भी रेकमेंड किया था उन्हीं के हॉस्पिटल में। तो मैं दोनों से मिल के आई थी। डाइटिशियन ने मुझे जैसे जैसे बताई थी डाइट कि डाइटिंग ना एक मिथ है कि अरे डाइटिंग कर रहे हो मतलब ना कुछ ऐसे ये महंगी चीज़ें, ये फैंसी चीज़ें खानी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, और या फिर कुछ मतलब भूखे रहना पड़ेगा। नहीं, डाइटिंग इज़ नॉट अबाउट महंगी या फैंसी चीज़ें बनाकर खाना या भूखे रहना। इट इज़ अबाउट सही तरीके से खाना। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया था मैं वैसे वैसे करने लगी। मेरी नाइट शिफ्ट होती थी तो मैं लेट उठती थी, बट उसके बाद से मैं थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठने लगी, बिकॉज़ क्योंकि पहले मैं ब्रेकफास्ट करती ही नहीं थी। वो हमारा ब्रंच होता था, वो ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ होता था। कभी कभी हमें फ़र्स्ट मील खाने में दिन के 4-5 बज जाते थे, 6-6 बजे तक भी हम भूखे रहते थे, बट तब इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बट नाउ आई हैड दिस रीज़न कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर माई बेबी। और ये वाली फीलिंग ना आपके अंदर अपने आप आ जाती है। आपको कोई ये चीज़ फ़ील नहीं करा सकता, आप खुद करोगे तो उसके बाद ही आप ये सब कर सकते हो। तो मैं थोड़ा जल्दी उठने लगी और मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ भी लाइट सा, क्योंकि हैवी तो खाया नहीं जाता था सुबह सुबह, तो कुछ भी लाइट सा पोहा, उपमा या कुछ ऐसा बना के, सैंडविच बना के वो ले लेती थी। मैं रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो के सोती थी, सुबह उठ के वो पीती थी। मैं पानी का इंटेक मैंने बहुत बढ़ा दिया था, जैसे जैसे मुझे डाइटिशियन ने बताया था। फिर लंच में भी मैं अपने लिए कुछ फ्रेश ज़रूर बनाती थी, रोटी, सब्ज़ी, दाल, सैलेड। और मुझे दही छाछ बहुत पसंद है। आई कैन हैव देम ऑल टाइम, मतलब मैं एवरीडे खा सकती हूँ, मैं बोर नहीं होती। तो वो चीज़ें भी मैंने स्टार्ट करी। पहले इतना मतलब इतना सोच के नहीं करती थी, बट अब मैं कॉन्शियसली ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करती थी। मैं दूध नहीं पीती थी, मुझे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर मैंने दूध भी पीना शुरू कर दिया। बस उसको अभी तक मुझे प्रोटीन पाउडर प्रेस्क्राइब नहीं किया था डॉक्टर ने, और मैं कोई ऐसा वैसा शुगरी कंटेंट वाला ऐसा कुछ नहीं लेना चाहती थी। तो मैं क्या करती थी, दूध को थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए उसमें इलायची और वो सब थोड़ा थोड़ा कूट के उसको बॉईल करके अच्छे से वो वैसा वाला टेस्ट बना लेती थी। और मैंने शुगर बहुत कम कर दी थी। चाय भी मैंने एक टाइम कर दी, दूध तो मैं फीका ही पीती थी, दूध में मैंने कभी चीनी डाली ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी डाइट में चेंज करी, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना कुछ कर भी पाऊँगी। मुझे अपने खुद पे ही भरोसा नहीं था, बट देन आई डिड दैट। बस ये चीज़ें मैंने अपनी डाइट में इम्प्लीमेंट करी। बाहर का बिल्कुल जंक खाना बंद कर दिया। जंक क्या, मैं बाहर का बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं फ्राइड बहुत ऐसे पकोड़े और ये सब भी खाना बंद कर दिए थे, ये सब भी नहीं खाती थी। मैं बहुत हेल्दी खाती थी। बाकी अगर मैं आपको अपने सिम्टम्स के बारे में बताऊँ कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स आए थे, तो ऑनेस्टली फर्स्ट मंथ तो जैसे कि आपको पता ही है, मुझे खुद नहीं पता था, मेरे कोई सिम्टम्स नहीं थे। इवन अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी सेकेंड मंथ तक भी मुझे कोई सिम्टम नहीं आते थे। मुझे कभी वॉमिटिंग फर्स्ट सेकेंड मंथ में बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। बस एक चीज़ होती थी कि मुझे ना सोने का बहुत ज़्यादा मन करता था। मतलब मेरा मन करता था कि मैं चुपचाप बस लेटी रहूँ, उसके अलावा मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए। इसीलिए मुझे भी पता नहीं चला और मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब मैंने कंसीव कर लिया है, बिकॉज सिम्टम्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। पर हाँ, जैसे ही मेरा थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ वैसे ही मेरा ऑफिस भी रिज्यूम हो गया। अब तक मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था पिछले 4 साल से, बट अब उन्होंने ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया था, तो और कंपल्सरी कर दिया था। तो मुझे ऑफिस जाना
स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि इनिशियल टाइम था तो मैं ऑफ़िस में अभी बताना भी नहीं चाहती थी कि ऐसी ऐसी कोई बात है, तो मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मेरा ऑफ़िस जो है वो मेरे घर से मुझे ट्रैवल करने में 2 घंटे लगते थे। 2 घंटे का ट्रैवल करके मैं अपने घर से अपने ऑफ़िस पहुंचती थी। तो वो जो 2 घंटे मैं ऑफ़िस की कैब से जाती थी, वो जो 2 घंटे जब मैं कैब में बैठती थी ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट थे। मतलब कैब में बैठते ही एक तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था मुझे अभी उल्टी आएगी, अभी वॉमिट होएगा। फर्स्ट टाइम मैंने, जो कहते हैं ना कि मुझे बहुत उल्टी होती, मुझे कुछ भी नहीं होता था, तो मुझे लगता था कि क्या होता है ये, कैसे होता है। तो वो तब मुझे फ़ील हुआ कि यार ये कितना गंदा होता है वॉमिट एंड ऑल वाला सेंसेशन। हालांकि वॉमिट हुई नहीं थी, तब तक भी मुझे वॉमिट हुई नहीं थी, बट मुझे सेंसेशन होने लग गई थी। तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए मैं कुछ ना कुछ चीज़ें कैरी करके लेके जाती थी अपने साथ ऑफ़िस। जैसे कि कुछ टॉफ़ीज़ हो गई, या कुछ माउथ फ्रेशनर, कुछ ऐसे खट्टा वट्टा, या कभी कभी ऑरेंज, या ऐसे कुछ चीज़ कि मैं कुछ ना कुछ अपने मुंह में रखूं ऐसा सा कि जिससे मुझे वॉमिट की सेंसेशन ना आए। फिर उसी टाइम, मतलब 3rd मंथ के अंदर ही मैं जब ब्रश करने जाती थी मॉर्निंग में, फिर मुझे वॉमिट होने लगी। मतलब एवरी डे मुझे ब्रश करने से नफ़रत हो गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना, मैंने किसी से सुना था, कभी बात करी थी। ब्रश करने के टाइम पे बहुत वॉमिट होती थी और इतना प्रेशर पड़ता था, मतलब ऐसा लगता था कि बॉडी की सारी एनर्जी निकल गई है। इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बहुत एक्टिव रहती थी, मैं बिल्कुल भी लेथार्जिक या ऐसे वाला नहीं, बहुत एक्टिव रहती थी। मैं अपना सारा काम करती थी, खाना बनाना, ये करना, वो करना। वॉक मैंने अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही फर्स्ट डे से ही मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया था, आफ्टर एवरी मील। इनफैक्ट मैं एक फ्रूट भी खा लेती थी ना, तो भी मैं सोचती थी कि यार 10-15 मिनट वॉक कर लेती हूँ घर में ही। अदरवाइज़ मील्स के बाद मैं हाफ एन आवर का वॉक ज़रूर करती थी। मैंने एक चेंज देखा था अपने अंदर कि जैसे पूरा दिन मैं सुबह उठती थी बिल्कुल फ्रेश, एनर्जेटिक, सब सही रहता था। जैसे ही 5-6 बजने लगते थे, पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था एंजाइटी सी होने लग जाती थी, और ऐसा लगता था सारी एनर्जी मेरी निकल गई है। इवनिंग में फिर मुझे वॉमिट होना शुरू हो गया था। हर दिन शाम को 5-6-7 बजे के बीच में मुझे एक बार वॉमिट ज़रूर होता था। ये जैसे ही 6 बजने लगते थे ना, मुझे लगता था यार अब मुझे वॉमिट हो गया, और बहुत ख़तरनाक वॉमिट होती थी। मतलब सारा कुछ निकल जाता था। तो उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटे के लिए मैं बिल्कुल आउट हो जाती थी। तो वो मेरे साथ होने लगा 3rd मंथ के एंड में। इसके अलावा मुझे हेडेक, बैक पेन, ये सब कुछ भी नहीं होता था। पैरों में दर्द, क्रैम्प्स अभी तक कुछ भी होना शुरू नहीं हुआ था। फिर भी एक्टिव मैं फिर भी रहती थी। बस वो जो शाम को 1-2 घंटे का टाइम रहता था, वो मेरा मन करता था मेरे को कुछ मत बोलो, कोई मेरे से बात मत करो, मुझे चुपचाप लेटर रहने दो, बस ये मेरा चलता था 3rd मंथ में। ये थे मेरे 1st, 2nd, 3rd मंथ के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स। मुझे मुश्किल से 20-25 दिन ऐसे, मतलब मिड ऑफ 3rd मंथ से मिड ऑफ 4th मंथ तक मुझे वॉमिट हुई है इवनिंग में, बट वो भी फिर मेरी चली गई थी। डॉक्टर के साथ जो मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी वो थी 12th वीक के एंड में, जब मेरा 3rd मंथ एंड होने वाला था। और उसमें डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब करा था NT-NB स्कैन, डुअल मार्कर टेस्ट, और ANC प्रोफाइल भी उन्होंने बीच में ही मेरी करवा दी थी। ANC प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, वो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो चेक होते हैं, जैसे कि आपका CBC ब्लड काउंट, ग्लूकोज शुगर, यूरिन कल्चर, रूबेला इन्फेक्शन, हेमोग्लोबिन के लेवल्स, हेपेटाइटिस, थायराइड वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें चेक करते हैं। तो मेरी वो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद फिर 12th के एंड में मेरा NT-NB स्कैन, और जो कि प्रेगनेंसी का 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है, जो आई वुड रेकमेंड कि सबको कराना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आजकल डॉक्टर्स भी कंपल्सरीली बोलते हैं सबको करने के लिए, बट आपको भी पता होना चाहिए इसके बारे में, आपको भी नॉलेज होनी
होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि भाई मैं हर एक चीज़ को बहुत डीपली रिसर्च करके रखती थी कि आगे क्या होने वाला है, अभी अब अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो वो क्यों हो रहा है। और उसके लिए मैं रैंडम इंस्टाग्राम या गूगल पे भी नहीं, मैं उसका सोर्स चेक करती थी पहले कि मैं अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ तो वो मैं कहाँ से ले रही हूँ, कोई सर्टिफाइड डॉक्टर है उनसे या ऐसे ही कहीं से। और गूगल पे प्लीज़ कभी रिलाई मत करो कि आपको थोड़ा सा भी कुछ हुआ आपने गूगल किया और आप डर गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज स्पीक टू योर डॉक्टर, ऑलवेज फॉलो योर डॉक्टर, ये मैंने किया है अपने लिए। जब मैं अपना NT-NB स्कैन करवाने गई तो फिर से वही एक्साइटमेंट भी थी, बट एक्साइटमेंट से ज़्यादा हम डरे हुए थे, हम नर्वस थे कि हे भगवान प्लीज़ स्कैन में सब कुछ ठीक आए, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर इनिशियली हम ना बिल्कुल ऐसे जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो जैसे एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उनको नेगेटिव पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है, तो वो हमेशा उस जोन में रहते हैं। पर हमें तो पता था, हमने तो देखा हुआ था, तो हम बीच वाले जोन में रहते थे। हम खुश भी रहना चाहते थे, पॉजिटिव भी रहना चाहते थे, अपने आप को पॉजिटिव करते रहते थे, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो डर भी रहता ही था। तो जब हम अपना NT-NB स्कैन कराने गए तो मैं अंदर गई, उसमें उन्होंने डॉक्टर्स ने हस्बैंड को भी अलाउ किया और इनफैक्ट स्पेशली बुलाया कि ही शुड ऑल्सो बी देयर विथ यू। मेरे बेबी ने फिर से मुझे बहुत उस वाले में मुझे बहुत परेशान किया। उस स्कैन में डॉक्टर भी हंस रहे थे और डॉक्टर ने लिटरली हमें ये बात बोली थी कि तैयार हो जाओ, आपका बेबी आपको बहुत डांस कराने वाला है, बहुत नचाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो स्कैन होता है बेसिकली उसमें ये चेक करते हैं कि नेज़ल बोन बनी है कि नहीं बेबी की, अगर बनी है तो उसकी थिकनेस वगैरह मेजर करते हैं, स्पाइन की थिकनेस वगैरह मेजर करते हैं, और उसका एक सेट यूनिट होता है, उतनी ही होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसमें कुछ फर्दर इश्यूज़ आने के चांसेस होते हैं बेबी के अंदर। इस वजह से वो स्कैन होता है और वो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है उसी टाइम पे 12th से 13th वीक के अंदर। बट कि बेबी के अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट थी, बेबी इतने ज़्यादा एक्टिव था कि उनको बेबी की वो एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं मिल रही थी कि जिसमें वो मेजरमेंट ले पाए, वो मेजर ही नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा बेबी हिल रहा था। आप जाओ थोड़ा वॉक करके आओ, उसके बाद हम दोबारा ट्राई करेंगे। मैं गई बाहर मैंने काफ़ी देर तक वॉक करती रही, फिर मैंने फ्रूटी पी, मैंने चॉकलेट खाई। सेकेंड टाइम डॉक्टर ने मुझे बुलाया तो उसमें आई वाज प्रेइंग कि यार अब हो जाए, क्योंकि ये सब करते करते ऑलरेडी हमें हॉस्पिटल में 3 घंटे हो चुके थे। सेकेंड टाइम गई, फिर से वही चीज़ कि अब तो बेबी बिल्कुल ही उल्टा हो गया था, बिल्कुल बैक हो गई थी उसकी, तो बिल्कुल कोई भी उसमें मेजरमेंट आ ही नहीं रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप फिर से जाओ और वॉक करो, फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे। फिर 1 घंटे के बाद दोबारा से डॉक्टर ने बुलाया, मैंने वॉक करके गई, तो थर्ड टाइम में भी उसमें नहीं आई मेजरमेंट। और फाइनली ये सब करने में 5 साढ़े 5 घंटे ऑलरेडी लग गए, डॉक्टर के भी जाने का टाइम हो गया। तो उन्होंने बोला कि उस दिन सैटरडे था तो नेक्स्ट डे संडे बंद होता है, उन्होंने फिर हमें मंडे बुलाया कि आज अब नहीं होगा, आप मंडे को फिर से आओ। फिर हम वापस सारा दिन 5-6 घंटे वहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम वापस घर आ गए। और मंडे तक का वेट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि यार अब मंडे तक बैठे रहो, सोचते रहो, और हम बहुत सोचते थे इसके बारे में। फिर हम मंडे मॉर्निंग फिर से गए, तो उस दिन भी फ़र्स्ट टाइम में ऑब्वियसली नहीं आई मेजरमेंट, फ़र्स्ट टाइम में डॉक्टर ने चेक किया, नहीं मिला। फिर थोड़ा सा वॉक वगैरह करके बहुत डॉक्टर ने ट्राई किया, कभी TVS कभी ऊपर से कर के फाइनली फिर उनको जो भी मेजरमेंट लेनी थी, जो भी सारी चीज़ें चेक करनी थी, वो सब हो गया और सब कुछ परफेक्टली फ़ाइन था, नॉर्मल था। रिपोर्ट्स बहुत अच्छी थी मेरी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वी वर हैप्पी अबाउट इट। और उसके साथ साथ मेरी डबल मार्कर की रिपोर्ट्स भी आ गई थी, तो उसमें वो बेसिकली वो जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें ये चेक करा जाता है कि बेबी को कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, मतलब 3-4 चीज़ें चेक करी जाती है कि उससे ये भी डिटरमाइन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क प्रेगनेंसी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस पे। तो वो रिपोर्ट भी मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डाउन सिंड्रोम ये वो कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे वो हर चीज़ के आगे लिखा हुआ आ रहा था लो रिस्क लो रिस्क। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आई एम कैरिंग अ हेल्दी बेबी एंड आई एम मतलब, और मेरी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जा रही है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या हाई रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये देख के हम बहुत खुश हो गए। और फाइनली हमारा NT-NB स्कैन भी सक्सेसफुली अच्छे से हो गया विद गुड रिपोर्ट्स, और मैं तब तक 13th वीक में आ चुकी थी। ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने क्या चीज़ें कैसे करी कैसे नहीं करी, मेरे सिम्टम्स, मेरी लाइफस्टाइल चेंज, मेरे टेस्ट रिपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो, जो होगा सब अच्छा होगा। बाय बाय।